हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, घटना चक्र की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई के लिए सीरीज़ है साथियों, जो कि सीरीज़ नंबर यहां पर 12 है। यदि आपने इसके पहले 11 सीरीज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। यहां पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा के लिए यह सीरीज़ है साथियों, सामान्य हिंदी की सीरीज़ है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों किसके बारे में, कारक के बारे में। तो साथियों, कारक के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद उसका टेस्ट लगाएंगे साथियों। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आप पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे साथियों, स्टडी अच्छी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ मैं आपके सामने कारक प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। चलिए तो देखते हैं कारक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका टेस्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं साथियों। अर्थात इसका दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने को आदि क्या है, ने को आदि विभिन्न विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है साथियों। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वान लोग इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कर्ता, यहाँ पर कारक को और कारक के नाम और उनके चिन्ह विभक्तियों को देखेंगे। देखिए, कर्ता कारक जिसकी विभक्तियाँ ने है, कर्म जिसका को है, और देखेंगे करण जिसका से के द्वारा और के द्वारा होगा। और संप्रदान की बात करें तो यहाँ के लिए को होगा, या फिर इसका अपादान देखेंगे तो अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है, और यहाँ पर से का प्रयोग द्वारा के अर्थ में होगा करण में। और संबंध की बात करें तो का की के रा री रे, ये संबंध की बात हो जाएगी। और अगला आ जाता है आपका संबोधन, जिसमें में आता है या फिर आपका पर आता है। क्या आता है? में आता है और पर आता है। संबोधन की बात करें तो संबोधन में आरे होता है, हे होता है, अहो, रे, इस प्रकार संबोधन के विभक्ति चिन्ह हैं। आइए हम आगे देखते हैं विभक्तियाँ। जो विभक्त है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विभक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे पहली विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? विभक्तियाँ सामान्यतः संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ आती हैं। देखिए, सामान्यतः ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ ये विभक्तियाँ मिलेंगी, आपको याद रखना साथियों। दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं। विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं और इनका अर्थ अलग से इनका अर्थ अलग से नहीं होता। कहने का आशय यह है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं और इनका अर्थ अलग से नहीं होता, बल्कि वाक्य प्रयोग में शब्दों का संबंध, क्या साथियों? शब्दों का संबंध दिखाई देता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। विभक्तियाँ सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। समझे साथियों? तो यहाँ पर देखिएगा, विभक्तियाँ सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने के पर प्रायः विकार उत्पन्न करके उनसे मिल जाती हैं। ये आपकी विशेषता हुई। आइए हम इसके कारक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एकदम डिटेल में आप कारक को पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में साथियों पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कारक के प्रकार। देखिए, कारक के प्रकार, जो कि पहला हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। अब कर्ता कारक है क्या आखिर देखते हैं। कर्ता कारक की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाक्य में जो व्यक्ति, क्या साथियों? वाक्य में जो व्यक्ति कार्य करने वाले के अर्थ में सूचित किया जाता है, क्या, उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में कर्ता का प्रयोग 2 रूपों में होता है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वाक्य का प्रयोग किन 2 रूपों में किया जाता है। तो प्रथम हम देख लेते हैं वह जिसमें लिंग, वचन, पुरुष
कर्ता के अनुसार होते हैं, उस अर्थात कहने का मतलब विभक्ति जिसमें ने का प्रयोग नहीं होता साथियों, किसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, इसे अप्रत्यय कारक कहते हैं। यानी कि ये प्रत्यय है, यानी कि कहने का मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जिसमें आपका ने का प्रयोग नहीं मिलेगा, वह अप्रत्यय कारक हो जाएगा। अब इसे प्रधान कर्ता कारक के भी नाम से जानते हैं लोग। तो जैसे देखते हैं, आप पढ़ते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ विनय सोता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ने नहीं मिलेगा, आपको ने नहीं मिलेगा और इसमें ने प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में सोने का कार्य कर्ता विनय जो है द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः आशय ये है कि विनय जो कर्ता जो है विनय हुआ, और इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रत्यय कारक कहते हैं, या अथवा इसका सेकंड नाम कह सकते हैं अप्रधान कर्ता कारक। और यहाँ पर देखेंगे राम ने पुस्तक खरीदी, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, तो यह प्रत्यय कारक कर्ता कारक कहलाएगा, या फिर अप्रधान कर्ता कारक हम कहेंगे। देखिए इस वाक्य में क्रिया की बात करें तो खरीदी है, और कर्म की बात करें तो पुस्तक के अनुसार आई है। किसके? क्रिया जो है खरीदी, कर्म पुस्तक के अनुसार आई है। और देखेंगे यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। आप देखते हैं कर्ता कारक के जो है कुछ कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए अशुद्धियाँ कैसी होती हैं, जो गलतियाँ हो जाती हैं कर्ता कारक में, उसे हम समझेंगे। चलिए देखते हैं, तो समझते हैं सबसे पहले इसको हम। देखिए यहाँ पर दिया गया अशुद्ध एक वाक्य है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने देखना है। यहाँ पर अशुद्धि क्या है, तो यहाँ मैंने नहीं होगा। आप देखेंगे अशुद्धि यहाँ पर जो कर्ता कारक संबंधी है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट बनेगा। इस प्रकार अशुद्धि पूछी जाती है। चलिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस प्रकार साथियों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अशुद्धि क्या है। दानादार चाय, ठीक, तो दानादार चाय साथियों नहीं, दानेदार चाय होती है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, यहाँ शुद्ध है, इसको शुद्ध देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। चलिए वो अशुद्ध वाक्य नेक्स्ट देखते हैं। ठेला वाले से सब्जी खरीदी। देखिए ठेला वाले से नहीं होगा, यहाँ पर कर्ता संबंधी अशुद्धि देख रहे हैं, कर्ता कारक संबंधी। तो देखेंगे तो यहाँ क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि ठेले वाले से सब्जी खरीदी, यहाँ पर राइट बनेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि कर्म कारक है। साथियों यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक क्या है? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उस पर कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। साथियों वो क्या कहलाता है? वो कर्म कहलाता है। और इस विभक्ति में को का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर बकरी को खा गया, यहाँ पर देखिएगा को का प्रयोग हुआ है। और इस वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात, यहाँ पर ध्यान क्या देंगे कि जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तो को का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, कह रहे हैं कि जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तो कर्म को का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं जैसे मैं घर को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप को देख रहे हैं। इस वाक्य में को का प्रयोग निरर्थक हुआ है। सामान्य रूप से चेतन पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसमें जान होती है साथियों, किंतु अचेतन के साथ नहीं किया जाता। फिर भी यह अंतर वाक्य पर निर्भर करता है, वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तो कर्म में क्या होता है? को अवश्य लगता है। जैसे देख लेते हैं इसका उदाहरण भी। बड़ों को सम्मान दो, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। बड़ों को सम्मान दो इस वाक्य में विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण वाक्य में को का प्रयोग क्या है? को लगाया गया साथियों। आइए कुछ कर्म कारक संबंधी अशुद्धि को देखते चलते यहाँ पर पढ़ेंगे और इसकी अशुद्धियों को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो हमारा दिया जा रहा है, कुछ कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इनको हम देखेंगे।
चलिए ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अगला क्या है आपका, इस पाठ को पढ़ो जो कि अशुद्ध वाक्य है। क्या साथियों, अशुद्ध वाक्य है। अब इस वाक्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी जो कि कर्म के अनुसार अशुद्धि है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो साथियों पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कह क्या रहा है कि यह पाठ पढ़ो। यहाँ पर शुद्ध इसका क्या होगा, यह पाठ पढ़ो। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अशुद्धि है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर कह के जा रहा है साथियों, देख पा रहे होंगे कि तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ पर अशुद्धि क्या है, कह रहा है यहाँ पर कर्म कारक जो अशुद्धि है, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। ये राइट हो जाएगा साथियों। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है, मुझे बहुत पुस्तक को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि अशुद्धि क्या है, मुझे बहुत पुस्तक को पढ़ना है। देखिए आप देख रहे हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये अशुद्ध वाक्य आपके सामने है जो आप देख पा रहे होंगे। आप कह रहा है कि उसको तो समझ में आता नहीं, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसे तो समझ नहीं में आता नहीं। यहाँ पर राइट होगा, उसको नहीं होगा, उससे तो होगा। चलिए अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट आपका है अशुद्ध वाक्य जो कि कह रहा है कि वह रोज़ ऑफिस को जाता है। अब यहाँ आपको बताना है इसका शुद्ध क्या होगा, वह रोज़ ऑफिस जाता है। चलिए हम कर्ता कारक मतलब कारक कर्म कारक के साथ हम अशुद्धियों को पढ़ते चल रहे हैं। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर अगला कारक क्या है, करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है ना, से होता है साथियों। मैंने पेन से कॉपी लिखी, यहाँ पर जो से आया है यहाँ इसके द्वारा, यहाँ पर द्वारा का सेंस आ रहा है, पेन के द्वारा कॉपी को लिखा। तो ठीक है, इस वाक्य में जो से आया साथियों, से वो विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति, से विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि पेन का संबंध कॉपी लिखने से है। इसके अलावा द्वारा के इत्यादि भी कारण जो है करण कारक में क्या, करण कारक के विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइए कुछ करण कारक संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। देखिए वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर रॉन्ग क्या हो जाएगा, वह बस से यात्रा कर रहा है, यहाँ साथ लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अशुद्ध वाक्य को पढ़ेंगे। बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। तो यहाँ पर हस्त से जो लिखा गया है आपका, वो हस्त लिखित हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। बिहारी सतसई की हस्त लिखित प्रति सुरक्षित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है चौथा नंबर का कारक है जिसका नाम है संप्रदान कारक। जब वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे यह ज्ञात हो कि किसी को कुछ दिया जा रहा है अथवा किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है साथियों। आइए हम आगे इसे पढ़ते हैं। अब संप्रदान कारक की बात करें तो यहाँ इसकी विभक्ति को के लिए होती है। ध्यान रहे कि कर्म कारक की विभक्ति भी को होती है साथियों। क्या, कर्म कारक की विभक्ति भी को होती है, किंतु दोनों में मुख्य अंतर है। अब अंतर क्या है, अंतर यह है कि कर्म कारक को का अर्थ से कोई संबंध नहीं रखता, जबकि संप्रदान कारक को की विभक्ति उसके अर्थ में प्रयुक्त होती है। यहाँ दोनों उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए कर्म कारक में समझेंगे, मोहन राम को मारता है। ठीक, अब यहाँ संप्रदान में देखेंगे तो यहाँ इसका कोई अर्थ देखने को नहीं मिलता आपको, लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे संप्रदान कारक में श्याम ने अंजू को
पुस्तक दी। अब अंजू को पुस्तक दी, यहाँ पर किसी को कुछ देना हो, देने के लिए या जो होगा संप्रदान के लिए के सेंस में होगा। अब इसी और भी तरीके से समझते हैं कि उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अंतर है। जहाँ कर्म कारक के उदाहरण में प्रयुक्त को विभक्ति जो वहाँ पर हुआ है ऊपर को विभक्ति का अर्थ कोई संबंध नहीं है साथियों, और वहीं पर संप्रदान कारक में को विभक्ति उसके अर्थ में प्रयुक्त हो रही है। आइए हम इससे संप्रदान से संबंधित अशुद्धियों को देखते हैं। अशुद्धि क्या है? सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, इसको हमें सही करना है। तो सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, यहाँ के लिए नहीं होगा साथियों। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथियों बताइएगा यहाँ पर जो को है यहाँ पर के लिए ना लगकर को लगेगा साथियों। आइए हम देखते हैं। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। देखिए भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई। ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपादान कारक की बात करेंगे हम। अपादान में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का अर्थ प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के रूप में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इसीलिए अपादान कारक है। इसी प्रकार जब भी किसी वस्तु का अलग होने की बात की जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होगा साथियों। आइए इससे अशुद्धियाँ देख लेते हैं। क्या अशुद्धियाँ होती हैं? कुछ अपादान कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखिए उन सभी में मैं ही पहले पहुँचा। देखिए उन सभी में से होगा, में से मैं ही पहले पहुँचा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ अपादान संबंधी जो है अपादान कारक संबंधी अशुद्धि है साथियों। तो मैं यहाँ पर उन सभी में से मैं ही पहले पहुँचा। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का कपड़ा नहीं, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है 6 नंबर का, जो कि संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य के साथ संबंध का बोध हो रहा हो तो वहाँ संबंध कारक होगा। इसकी विभक्ति के रूप में को, की, का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाल्मीकि का रामायण। देखिए रामायण और वाल्मीकि का संबंध है साथियों, क्योंकि रामायण जो है वाल्मीकि का है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर संबंध की बात कर रहा है। इस वाक्य में रामायण का संबंध वाल्मीकि से है, अतः यह संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अब इससे अशुद्धियों को भी देखते हैं हम। संबंध कारक में अशुद्धि आपकी यहाँ पर दी गई है, आपको इसमें से बताना तुमका यहाँ क्या काम है। आपने गांव में सुना होगा, कहते हैं तुमका यहाँ क्या काम है ना। तो यहाँ आपको बताना है तुमका यहाँ क्या काम है। तो शुद्ध वाक्य होगा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अशुद्ध वाक्य फिर से देखेंगे तो यहाँ यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तो यह पानी का कुआं नहीं होगा साथियों, यह कुआं कैसे सूख गया। अब पानी का कुआं में तो पानी होता ही है साथियों, तो कुआं पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यह कुआं कैसे सूख गया। अशुद्ध वाक्य फिर से देखेंगे। अपना पराया की भावना, अपने पराये की भावना यहाँ पर देखेंगे, अपना पराया नहीं होगा, अपने पराये की भावना। चलिए आइए देखते हैं अशुद्धि। नेक्स्ट क्या है कि यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। यह विदेश का आदमी ना बोलकर हम यह विदेशी आदमी बोलेंगे, उचित हो जाएगा। ये विदेशी यहाँ से आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदेशी होगा तो आदमी होगा ज़रूर। तो यानी कि यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। आइए हम अशुद्ध वाक्य को देखेंगे। अशुद्ध वाक्य राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का मंदिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर राधा कृष्ण आपका यहाँ पर योजक चिन्ह लगाकर बनाया जा सकता है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य फिर से देखेंगे। अशुद्ध क्या है आपका, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। तो आइए इसको शुद्ध रूप से देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, अपने नहीं बोलेंगे, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम
अगला अधिकरण कारक। अब अधिकरण की बात करें तो अधिकरण का अर्थ है जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो या फिर जिस आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के रूप में क्या होता है, पर होता है, में होता है का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। चलिए, धरती शेष नाग पर टिकी है, देखिए यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इस वाक्य में जो पर आया है विभक्ति यह प्रदर्शित करती है कि धरती का आधार स्तंभ शेषनाग है। क्या है, आधार स्तंभ क्या है, शेषनाग है। आइए अगला इसकी अशुद्धियों को देख लेते हैं, किस प्रकार अशुद्धियाँ हैं। तो देखिए क्या कुछ अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ तो देखेंगे। अशुद्ध है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। देखिए, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, देखेंगे शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। देखिए, गांव में चला गया यहाँ बताने की अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे कि लड़का शहर से गांव चला गया। आइए यहाँ पर शुद्धि। अगला अशुद्ध देखेंगे, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। चलिए, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर क्या है, फिर गांव में चले गए। ठीक है, अब अंदर प्रवेश करेंगे तो में तो लगेगा आपका, यहाँ पर गांव में प्रवेश करेंगे तो में चले गए। चलिए अगला देखेंगे तो 12 बजने को 10 मिनट हैं, तो यहाँ पर 12 बजने में 10 मिनट हैं, को नहीं यहाँ लगेगा, आप को देख रहे हैं यहाँ पर में लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जा रहा है आपका, अगला है आज क्या कह रहा है, वाक्य को शुद्ध करना है कि आज बजट के ऊपर बहस होगी। देखिए, बजट के ऊपर बहस नहीं होगी, बजट पर बहस होगी, राइट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि हमने मिलकर इसको विचार किया। हमने मिलकर इसको विचार किया तो हमने मिलकर इसको विचार नहीं, इस पर विचार किया, यहाँ पर राइट बनेगा। आइए हम अगले पे देखते हैं। अगला आपका क्या आ रहा है, आपका क्या कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य दिया जा रहा है, इसमें हम शुद्धिकरण करेंगे। कुएं में कौन पानी भर रहा है। देखिए, कुएं में कौन पानी भर रहा है तो यहाँ हो जाएगा कुएं में पानी नहीं, कुएं पर पानी भर रहा है। यहाँ पर में न लगकर पर लगेगा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। आइए हम अशुद्ध अगले को देखते हैं। जबकि अशुद्ध अगला क्या कह रहा है कि वह घर ही था पर मिलने नहीं आया। मतलब वह यहाँ पर गड़बड़ी है कि वह घर में ही था, यहाँ ही था नहीं, में ही था लगना चाहिए, में ही था पर मिलने नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्धि है इसमें कि बाल्टी के अंदर पानी है, तो अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं, के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाल्टी के अंदर ऐसे आदमी समझ जाएगा, हम बोलने की बाल्टी में पानी है तो जान जाएगा बाल्टी के अंदर पानी है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं नेक्स्ट वाला, इत्र के भीतर सुगंध है, तो यहाँ इत्र के भीतर लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे के भीतर की आवश्यकता ना होकर यहाँ पर में लगाएंगे, तो यहाँ पर इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उसे शक मत करो। देखिए, उसे शक मत करो, उस पर शक मत करो। देखिए यहाँ पर उसे के देखेंगे, उसे पर क्या, उस पर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तो शुद्ध वाक्य अशुद्ध आपको दिया जा रहा है। अशुद्ध आपका क्या, खेत पर क्या बोया है, क्या खेत पर क्या बोया है, तो आपको बताना है यहाँ पर खेत पर क्या बोया है। तो शुद्ध वाक्य खेत में क्या बोया है, खेत पर कोई थोड़ी बोला, खेत में बोया है। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से देखते हैं संबोधन कारक। क्या संबोधन कारक के बारे में देखते हैं, तो इसकी त्रुटियों को भी देखते हैं, किस प्रकार त्रुटियों को एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होगा। जब वाक्य में किसी के पुकारने का संकेत मिलता है तो वहाँ संबोधन कारक, किसी को पुकारा जाए या वो पता चले कि कोई किसी को पुकार रहा, संकेत मिल रहा, वहाँ पर संबोधन कारक होगा। इसकी विभक्ति के रूप में हे, अरे, रे, भो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन में श्री राम है, क्या वन में श्री राम है, यहाँ पर वन में श्री राम है, और सीते हे सीते, वन में श्री राम हे सीते, और उसके बाद हे, यहाँ पर इस प्रकार देख रहे हैं हे सीते, और हे सीते पुकारते पुकारते ना श्री राम जी वन में क्या कहते हैं, हे सीते पुकारते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आपका संकेत देकर पुकारा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आता है, यहाँ बात करें तो संबोधन कारक हो जाएगा। क्या होगा मित्रों, संबोधन कारक। अब संबोधन कारक से मिलती हुई अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे।
तो अशुद्ध वाक्य है गांधी जी, क्या है, गांधी जी की अंतिम समय में राम कहा, गांधी जी अंतिम समय में राम कहा। तो यहाँ पर कुछ गायब हो रहा है, जो कि यहाँ गांधी जी ने होगा, गांधी जी ने अंतिम समय में राम, हे राम कहा, क्या कहा, हे राम कहा। यहाँ पर संबोधन आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे संबोधन नहीं दिखाया जा रहा, इसलिए अशुद्धि है। और अशुद्ध वाक्य नेक्स्ट देखते हैं, खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, जो आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है साथियों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी दे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है साथियों, ये है संबोधन कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो आपका आ जाता है कारक, क्या साथियों, कारक। अब आपको कारक का टेस्ट लगाना है और बताना है कारक के आंसर को फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करते हुए चलिएगा, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर इसका कौन सा बनेगा। अब क्या बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कारक का एक और नाम है साथियों। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है कि कारक का सेकंड जो नाम है वो कौन सा है। तो साथियों जो नाम सेकंड है कारक का वो हो जाएगा परसर्ग, क्या, परसर्ग। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम इशारा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे साथियों कह रहा है कि मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। यहाँ पर तुलनात्मक ढंग है, तो कह रहा है मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो 2 का आंसर बताइए, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पर तुलना के तौर पर किया गया है, तो साथियों 2 का आंसर राइट जो होगा अपादान कारक होगा, क्या, अपादान। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो तुलना की जा रही होता है अपादान कारक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, मैं कुत्ते से डर कर भागा, वाक्य में कारक बताना है। डर के भागना यानी कहीं ना कहीं दूर की स्थिति, अलगाव की स्थिति हो रही है। तो चलिए बताइएगा यहाँ आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो बात करें तो करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपादान, सॉरी क्या होगा यहाँ पर 3 का, तो सी होगा अपादान कारक, क्या, अपादान। अलग हो रहा है ना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर चेक करना आपको अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर तो है नहीं। राम की किताब यहाँ है, तो जल्दी बताइएगा आंसर राइट क्या होगा। राम की किताब यहाँ है, या फिर किताब अलमारी में है, या फिर पिता जी मेरे लिए किताब लाए। तो कमेंट कीजिएगा साथियों राइट आंसर क्या बनेगा। तो 4 का राइट आंसर बनेगा किताब अलमारी में है, यह अधिकरण कारक। में या पर आएगा तो अधिकरण कारक। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वाक्य ऐसा जो संबंध कारक है। वह चाबी संदूक में रखती है, मेरा पैंट उसके पैंट से अच्छा है, मेरी किताब खो गई, आसमान से बूंदे गिरी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 5 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर मित्रों बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट, जो कि मेरी किताब खो गई, क्या, मेरी किताब खो गई। संबंध बता रहा आपका क्या, 5 का आंसर राइट हो जाएगा सी, मेरी किताब खो गई। आइए अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कारक के भेद बताना है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। कमेंट कीजिएगा कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक के भेद होते हैं मित्रों वो होते हैं 8 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर कौन सा कारक है, 7 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अधिकरण है, अपादान है, करण है या फिर संबोधन है। तो साथियों वहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा उससे अच्छा। देखिए जहाँ पर तुलना की बात हो वहाँ पर सीधी सी बात है अपादान कारक की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 8 कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दिया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऐसा कौन सा पद जो कि कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, जो कि कारक बनने में सबसे कम योग्यता रखता है। तो साथियों बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा आपका राम बनेगा। क्यों बनेगा साथियों? क्योंकि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि से या के द्वारा विभक्ति के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है, ये याद रखिए। और दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो दशरथ के पुत्र यहाँ पर ये ना प्रयोग करके दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, ये भी तो क्लियर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे कम की योग्यता रखने वाला है क्या? राम। ए आंसर 8 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वो हुआ कैसे हुआ। आइए अगला क्वेश्चन आगे है आपके। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसने छल से पराजित किया। अब यहाँ छल से है, कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या कर्म कारक? 9 का आंसर राइट आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो किसी यानी कि उपकरण से प्रयोग किया गया है, यानी कि छल से, तो करण कारक का प्रयोग किसी के माध्यम से है साथियों। चलिए, अब यहाँ पर आपने कारक के बारे में पढ़ा और प्रैक्टिस टेस्ट को लगाया साथियों, जो कि घटना चक्र के अंतर्गत दिया गया था साथियों। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए साथियों गुड बाय।